हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्योरिटी वैल्यूएशन के आगे के क्वेश्चंस। लास्ट 2 वीडियोस में हमने 11th तक डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चंस। आज हम 12th से कंटिन्यू करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा है। फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा आर अवेलेबल फॉर PQR लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2008। डेटा में क्या क्या दिया हुआ है हमें। 8% डिबेंचर्स बताए हुए हैं, 10% के बॉन्ड्स दिए हुए हैं, इक्विटी शेयर्स दिया है और रिजर्व एंड सरप्लस दिए हुए हैं। टोटल एसेट बताए हैं, असेट टर्नओवर रेशियो दी हुई है, इंटरेस्ट रेट बताया हुआ है, इफ़ेक्टिव टैक्स रेट बताया हुआ है, ऑपरेटिंग मार्जिन दी है हमें, डिविडेंड पे आउट रेशियो बताया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस बताया हुआ है एंड हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर बताया है। मैंने आपको बताया था required rate of return of investor is the cost for the company. This means this is KE. Now आपको क्या चीज़ पूछी गई है, you have to draw the income statement for the year. ठीक है, इनकम स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट वीडियो थी उसमें पूरी ड्रॉ करके बताई थी। ठीक है, उसमें जो मैंने स्टार्टिंग की थी वो की थी प्रॉफिट से, बट यहाँ पे हमें कहीं पे प्रॉफिट तो नहीं दिख रहा। ठीक है, ना ही हमें दिख रहा है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बताया हुआ है, ना हमें प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बताया हुआ। कहीं पे भी प्रॉफिट की कोई बात नहीं की है। बट प्रॉफिट निकालना कैसे, ये चीज़ तो हमें पता है। टर्नओवर की कुछ बात हो रही है, टर्नओवर में से अगर हम एक्सपेंसेस हटा देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। हमें ऑपरेटिंग मार्जिन दी हुई है 10% की। दिस मीन्स अगर असेट टर्नओवर रेशियो आपको दी हुई है 1:1, आपको टोटल असेट्स भी बताए हुए हैं 600 लाख्स के हैं, तो आपको पता है कि टर्नओवर कैसे निकालनी है। असेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, असेट बाय टर्नओवर या फिर टर्नओवर बाय असेट। बताओ, ये फॉर्मूला गलत है। टर्नओवर बाय असेट इज़ द फॉर्मूला फॉर असेट टर्नओवर रेशियो। दिस मीन्स आपको टर्नओवर डिवाइडेड बाय असेट दिया हुआ है 1.1। टर्नओवर हमें पता नहीं है, टर्नओवर हमें निकालनी है। हमें टोटल असेट पता है 600 लाख्स के हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टर्नओवर हमें निकालनी है, असेट इज 600 लाख्स, रेशियो कितना है 1.1, यानी कि टर्नओवर हमारे पास आ जाएगी 660 लाख रुपीस। ठीक है, और हमें क्या बताया था यहाँ पे, ऑपरेटिंग मार्जिन दी हुई थी। दिस मीन्स कि कंपनी ऑपरेट करती है 10% की मार्जिन पे, यानी कि टर्नओवर का 10% क्या होता है कंपनी के लिए, प्रॉफिट होता है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आप टर्नओवर का 10% निकाल के दिखा सकते हो कि हमारा जो प्रॉफिट आ जाता है वो आ जाता है 66 लाख रुपीस। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए। ठीक है, शुरुआत करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट है नहीं, शुरुआत हमें करनी पड़ रही है टर्नओवर से। तो जब अगर हम टर्नओवर से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो टर्नओवर लेस एक्सपेंसेस इज़ प्रॉफिट। तो बेटर ये रहेगा कि आप यहाँ पे प्रॉफिट तो चलो 10% अगर दिया ही हुआ है आपको कि ऑपरेटिंग मार्जिन 10% है, दिस मीन्स टर्नओवर अगर 100% है, प्रॉफिट 10% है, तो एक्सपेंसेस कितने हुए 90%। इट विल बी बेटर इफ़ यू शो इट लाइक दिस। ये बाइफरकेशन करके आप दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलिए तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप जो जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं आप सारी चीज़ें वहाँ पे शो करके आइए। ठीक है, इसके अलावा आपसे क्वेश्चन में आप देखो, आपने असेट टर्नओवर रेशियो का यूज़ कर लिया, टोटल एसेट्स का यूज़ कर लिया, ऑपरेटिंग मार्जिन का यूज़ कर लिया, आप कहाँ पहुँच गए, प्रॉफिट पे। प्रॉफिट कौन सा है, प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अभी तक हमने कोई इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है। इन्होंने क्या दिया है, वैसे तो आपको देखो 8% के डिबेंचर्स दिए हुए हैं 125 लाख्स के, लेकिन 10% के बॉन्ड्स भी दिए हैं 50 लाख्स के। यहाँ पे आपको नीचे लिख के दे दिया है कि इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमारा कितना है
8% का है। दिस मीन्स अगर आपको ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट नहीं दिया होता तो आप सिंपली क्या करते, इंटरेस्ट माइनस करते। इंटरेस्ट किस हिसाब से माइनस करते, 8% निकालते 125 लाख्स का, 10% निकालते 50 लाख्स का, और वो इंटरेस्ट आप कंसिडर कर लेते वाइल ड्राइंग दी इनकम स्टेटमेंट। बट आपको यहाँ पे मेंशन करके दिया है स्पेसिफिकली कि हमारे जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो हमें पड़ता है 8% का लिखा हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका टोटल करना है, जो भी हमारे जिस फंड पे हमें इंटरेस्ट पे करना है वो फंड का हमें टोटल करना है और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से इंटरेस्ट माइनस करना है। अब हमने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नाउ टैक्स का रेट हमें दिया हुआ है, इफेक्टिव टैक्स रेट हमें दिया है 40% का। 40% का टैक्स रेट अगर हटा देंगे क्या, कहाँ पहुँच जाएंगे हम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे पहुंच जाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम पहुंच चुके हैं, नाउ दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। बात क्या लिखी हुई है इक्विटी शेयर होल्डर्स के बारे में कि डिविडेंड का जो पे आउट रेशियो है दिस इज 16.67% का रेट है। यानी कि हम क्या करते हैं, टोटल प्रॉफिट में से 16.67% एज अ डिविडेंड जो है बांट देते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है वो हम रिटेन कर लेते हैं। बात कर लेते हैं फटाफट से, सॉल्यूशन से डिस्कस कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको यहाँ पे रफली बता दी है कि किस तरीके से आपको बनानी है। आप फटाफट से एक बार देख लीजिए इनकम स्टेटमेंट इन दिस क्वेश्चन। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12। हेयर वी गो। ये आपको दी हुई है सेल्स जो कि आपने निकाली है असेट टर्नओवर रेशियो के थ्रू। इसमें से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए हैं विच इज़ 90% ऑफ दिस 660। ठीक है, करके देख लेना। 660 लाख्स है, इसका 90% आप निकालोगे इट विल कम आउट टू 594 लाख्स। 10% का हमारे पास आ गया प्रॉफिट विच इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से हमने इंटरेस्ट माइनस किया 14 का। इंटरेस्ट हमने निकाला कैसे है, 125 का फंड था जो डिबेंचर्स में था, बॉन्ड थे 25 लाख्स के, 8% उस पर निकाला, हमारे पास आ रहा है, एक सेकेंड एक बार अमाउंट कंफर्म कर लेते हैं। ओके 125 एंड 50, 125 प्लस 50 का 8% आप करेंगे, आपके पास आ रहा है 14 लाख्स। मैंने आपको बता दिया अगर आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट मेंशन करके नहीं दिया होता तो आपको सिंपली 8% करना था फॉर द डिबेंचर्स, और जो दूसरा रेट दिया होता आई गेस 14% का रेट था ऑन द बॉन्ड्स, वो आपको वैसे ही निकालना होता। बट आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट दे दिया तो आप फिर उसी को कंसिडर करेंगे, जो सेपरेटली आपको दिए हुए हैं इंटरेस्ट रेट आपको वो कंसिडर नहीं करने हैं। यहाँ पे आप देख लेना इट इज़ 125 प्लस 50 टोटल जो हमारे फंड्स थे जिस पे हमें इंटरेस्ट पे करना है उसका 8% आपको 14 मेंशन करके दिया हुआ है। इंटरेस्ट आपने हटा दिया, फिर आपने यहाँ पे टैक्स हटा दिया 40% का, दिस कम्स आउट टू 31.20 lakhs विच इज़ द अर्निंग विच इज़ अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम दे रहे हैं डिविडेंड 16.67%। अब आप देखो 31.2 में से 16.67% हम क्या कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं। दिस मीन्स 5.20 लाख्स हम डिविडेंड पे कर देते हैं, बच जाती है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। दिस इज़ योर इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट मैंने आपको कौन से वीडियो में याद करवाई थी, मैंने आपको बोला था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आगे जाके बहुत काम आने वाली है। नॉट इन दिस चैप्टर, आगे भी कई चैप्टर ऐसे हैं जिसमें इनकम स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपने इंटर में पढ़ी होगी, आप देखोगे CAPM आपने वहाँ पढ़ा था, इनकम स्टेटमेंट आपने वहाँ पे पढ़ी हुई थी। ये जो डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, वॉल्टर्स मॉडल है, गॉर्डन्स मॉडल है, ये आप वहाँ पे पढ़ के आए हुए हो। यहाँ पे देख लो आप उसका कितना यूज़ हो रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। आई होप आप लोगों ने वहाँ पे बात मानी होगी और इनकम स्टेटमेंट याद कर ली होगी। चलिए नेक्स्ट इसका पार्ट था, क्या पूछा था उसमें हमसे, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है यू हैव टू कैलकुलेट इट्स सस्टेनेबल ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स। मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द ग्रोथ। ग्रोथ का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि जो भी आप रिटेन कर लेते हैं उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए विद द द रिटर्न ऑन इक्विटी, यू विल गेट दी ग्रोथ। ठीक है, हमने अभी अभी देखा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 16.67%। दिस मीन्स आप 100 में से अगर 16.67% हटा देंगे, दिस मीन्स 83.33% इज़ द रिटेंशन रेशियो। ठीक है, वी हैव टू टेक द रिटेंशन रेशियो एंड
वी हैव टू टेक दी रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आप इसको कंफ्यूज मत कर लेना विद रिटर्न ऑन इक्विटी। दिस इज़ नॉट द रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन रिटर्न ऑन इक्विटी एंड required rate of return. The required rate of return is the cost to the company, but return on equity is different thing. कैसे different है अब आप देख लेना। यहाँ पे आपको दी हुई है required rate of जो रिटर्न है, जो वो लोग चाहते हैं कि हमें ये रिटर्न मिले, 15% का रिटर्न मिले। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ द एक्चुअल रिटर्न विच दे आर गेटिंग। कैसे मिलेगा? देखो, इक्विटी शेयर्स आपको दिए हुए हैं और क्या दिया है हमें? रिजर्व्स दिए हुए हैं। दिस इज़ व्हाट आर वैल्यू फॉर दी इक्विटी। ठीक है, यानी कि हमें क्या, हमारे जो फंड्स हैं टोटल इक्विटी के वो कितने हैं? 400 लाख के हैं। ठीक है, 400 लाख्स है। इसके अलावा क्या रिटर्न होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को? मैंने आपको क्या कहा, जब आपने अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से इंटरेस्ट माइनस किया, फिर आपने टैक्स माइनस किया, आप पहुँचे इंटरेस्ट अर्निंग्स आफ्टर टैक्स पे। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे जब आप पहुँचे तो मैंने आपसे क्या बोला कि इसको हम नाम देते हैं दिस इज़ व्हाट द अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि दैट इज़ द रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आप देख लो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया था हमारे पास? ये आ रहा था हमारे पास 31.20। दिस मीन्स हमें लेना है 31.20 हुआ है हमें रिटर्न ऑन टोटल 400 लाख्स इंटू 100 हम कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी। आप नीचे देख लीजिए 31.2 लाख्स डिवाइडेड बाय 400 लाख्स इंटू 100 कम्स आउट टू 7.8%। दिस इज़ व्हाट द रिटर्न ऑन इक्विटी एंड 83.33% वॉज द रिटेंशन रेशियो। आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको क्या बोला, 83.33%। आप उसे रेशियो में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे? क्या समझाया था? परसेंट है, परसेंट का साइन हटाएंगे, 100 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे? ठीक है, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपके पास आ जाएगा आपकी ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ रेट है, ये इन्होंने, ठीक है, 6.5 यहाँ पे आपकी ग्रोथ रेट निकल के आ गई है। ठीक है, चलिए आगे की बात डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा है थर्ड पार्ट विच सेज यू हैव टू कैलकुलेट द फेयर प्राइस ऑफ द कंपनीज शेयर यूजिंग डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होगी। डिविडेंड आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी, डिविडेंड पे आउट रेशियो से आप डिविडेंड निकाल चुके थे। आपके पास टोटल आपको पता है कितने इक्विटी शेयर जो हैं, टोटल कितने इक्विटी शेयर्स हैं। आप डिविडेंड पर शेयर पे पहुंच सकते हैं। आप डिविडेंड पर शेयर पे पहुंचे। ये डेटा कब का था? आज का डेटा था, फ्यूचर का डेटा नहीं था। दिस मीन्स डिविडेंड भी कब का है? जो ऑलरेडी पे हो चुका है। दिस मीन्स डिविडेंड इज D0। हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें ग्रोथ एडजस्ट करनी पड़ेगी। ग्रोथ हमने अभी अभी निकाली है, हम क्या करेंगे? ग्रोथ एडजस्ट कर देंगे। डिवाइड करेंगे किस चीज़ से? कहीं पे भी ये चीज़ नहीं बोली है कि ग्रोथ जो है वो वेरी करेगी फॉर सम टाइम एंड उसके बाद जाके कांस्टेंट होगी। हमने अभी ग्रोथ निकाली और हमें यही पता है कि ये ग्रोथ अब फॉर एवर कंटिन्यू करेगी। दिस मीन्स हमें फॉर्मूला लगाना है कि E माइनस G डिवाइड करके। ठीक है, चलिए आप निकाल पाएंगे ये वाला पार्ट का आंसर। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा है कि आपका क्या ओपिनियन है ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंपनी शेयर्स एट द करंट प्राइस। आपने अभी यहाँ पे जो ऊपर फॉर्मूला थर्ड पार्ट में लगाया है उससे आप कहाँ पहुँचे होंगे? एक फेयर प्राइस पे पहुँचे होंगे कि शेयर का ये प्राइस होना चाहिए। ठीक है, फेयर प्राइस आप कैसे ड्रॉ करते हो? अपनी एक्सपेक्टेशन से। एक्सपेक्टेशन कैसे ड्रॉ करते हो आप? आपके पास ये सारा डेटा था, आपके पास चीज़ें अवेलेबल थी जिससे आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करी कि ये वाली चीज़, अगर ये डिविडेंड पे आउट रेशियो इस तरीके का है, प्रॉफिट ये होता है, तो इस डेटा की हेल्प से आपने ये चीज़ एक्सपेक्टेशंस अपने बिल्ड करी हैं कि शेयर का फेयर प्राइस कुछ होना चाहिए। ठीक है, अब आपको एक्चुअल प्राइस आपको क्वेश्चन में मेंशन करके दिया है कि 14 रुपीज़ इसका एक्चुअल प्राइस है। अगर आपने जो फेयर प्राइस निकाला है थर्ड पार्ट में, अगर वो 14 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि शेयर अंडर वैल्यूड है इन दी मार्केट क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। बट अगर आप थर्ड पार्ट में आंसर निकाल के आए हो, आंसर आ रहा है 12। ठीक है, तो फेयर प्राइस कितना होना चाहिए? 12। मार्केट में कितने का बिक रहा है? 14 यहाँ पे लिख के दिया हुआ है, यानी कि शेयर क्या है? ओवर प्राइज्ड है। इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। इसका जो डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से इसकी वैल्यू 14 नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। फटाफट से एक बार इसका आंसर देख लीजिए सो दैट यू नो हाउ टू प्रेजेंट इट। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पार्ट 3। देखो
फॉर्मूला लगाया हमने, सिंपल है, आई डोंट थिंक थर्ड पार्ट में आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी, आपके पास आंसर इजीली आ जाएगा। आपके पास आंसर आया है 6.91। एक्चुअली में प्राइस कितना है, 14 है। दिस मीन्स इट इज़ ओवर प्राइस्ड, यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन दी कंपनी। अगर आपसे क्वेश्चन में लाइन दे के पूछा गया है दैट यू हैव टू कमेंट ऑन द करंट मार्केट प्राइस, तो ही आप कमेंट करके आना। तब अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। कुछ भी मेंशन करके नहीं दिया है, सिर्फ आपको क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस दिया हुआ है बट उसके बारे में कुछ पूछा नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है, आपको लिख के आना आप लिख के आओ, नहीं लिख के आना मत लिख के आओ। लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा है आपसे तो आपको लिख के आना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, क्योंकि हर चीज़ के लिए मार्क्स एलोकेटेड ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 13, Messrs X Limited has paid a dividend of 2.50 per share. This means it is D0 on the face value of ₹10 in the financial year ending 31st March 2009. Now, आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं? आपको दिया है करंट मार्केट प्राइस, ग्रोथ रेट आपको बताई हुई है, बीटा बताया हुआ है, इसके अलावा आपको एवरेज मार्केट का रिटर्न बताया, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होगी सॉल्व करने में, कुछ भी एज सच बहुत न्यू नहीं दिया हुआ है इसमें। सिंपली आपको KE निकालना है CAPM का यूज़ करके। ठीक है, D0 आपको दिया हुआ है, ग्रोथ आपको दी हुई है, आप D1 पे पहुंच जाएंगे, KE आप निकाल चुके होंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, नहीं सॉल्व होगा मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी। बट एज ऑफ नाउ इस क्वेश्चन में मुझे ऐसा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है कि मुझे समझाना चाहिए, तो आप लोग इसको एक बार खुद ट्राई कर लेना, क्योंकि 8th एंड 9th क्वेश्चन था आई गेस जिसमें CAPM था, सिमिलर ही है ये क्वेश्चन, उसी सेम पेज पे है, आप देख लेना, सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 14। मिस्टर A इज़ थिंकिंग ऑफ बाइंग अ शेयर एट ₹500 ईच हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100। मतलब मिस्टर A क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि एक शेयर है, मैं उसे ₹500 में ख़रीद लेता हूँ। नाउ ही इज़ एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो 1:5 ड्यूरिंग दी 4th ईयर। वो क्या कह रहे हैं, आज मैं शेयर ख़रीदता हूँ 500 में, ठीक है, आज से 4 साल में क्या होगा, जो 4th ईयर चल रहा होगा उसके ड्यूरेशन में कंपनी बोनस शेयर इशू करेगी विद द रेशियो 1:5, यानी जिसके पास भी 5 शेयर्स होंगे उसको एक शेयर वो एज अ बोनस शेयर देगी कंपनी। ठीक है, नाउ annual expected dividend is 20% and the same rate is expected to be maintained on the expended capital base। यानी कि वो क्या कह रहा है, अभी कंपनी जो डिविडेंड देती है, ठीक है, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, उसका रेट क्या है, 20% है। आगे जाके जब कंपनी 4th ईयर में बोनस शेयर्स इशू कर देगी तो वो उस एक्सपेंडेड कैपिटल पे 20% का रेट ही मेंटेन करेगी। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडेड कैपिटल बेस पे भी उसका जो डिविडेंड का रेट रहेगा वो कितना रहेगा, 20% का रेट रहेगा। आप यहाँ पे ध्यान से ये चीज़ पढ़ लेना, ये डिविडेंड का पे आउट रेशियो नहीं दिया है, आपको दिया है एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज़ 20%, यानी कि आपकी जो फेस वैल्यू अगर 100 है तो 100 का 20% आपको डिविडेंड मिलता है, यानी कि ₹20 आपको एज अ डिविडेंड मिलता है हर साल। ठीक है, जब आपकी जो कैपिटल है वो एक्सपेंड हो जाएगी, एक्सपेंड किस तरीके से होगी, जब आपको मिल जाएंगे क्या, बोनस शेयर्स किस रेशियो में मिलेंगे आपको, 1:5। दिस मीन्स 20% आपको क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। अगर आपकी कैपिटल आज 100% है, ठीक है, तो 4th ईयर में जब बोनस अनाउंस हो जाएगा तो आपकी शेयर कैपिटल कितने से एक्सपेंड हो जाएगी, 120% हो जाएगी। 100 से कितनी हो जाएगी, 120%, क्योंकि 20% का आपको क्या मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा। यानी आज जिस शेयर की वैल्यू 100 है, आगे जाके हम ये कह सकते हैं कि उस 100 की शेयर की वैल्यू थी, आपने कितने में 100 की फेस वैल्यू थी, अब आपको बोनस शेयर्स मिल गए। ठीक है, 5 के बदले कितने बोनस शेयर्स मिले हैं, 1, यानी कि ये जो 100 रुपीज़ है आज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20% से इंक्रीज़ हो गई है। हम ये मान लेंगे जो हमारा ओरिजिनल शेयर है उसकी फेस वैल्यू 100 है, करेक्ट। देखो जो ओरिजिनल शेयर था उसकी फेस वैल्यू थी 100 की, सही है। डिविडेंड आपको मिल रहा है एनुअली 20% का, दिस मीन्स आपको डिविडेंड मिलता है ऑफ ₹20 एवरी ईयर, करेक्ट।
क्योंकि आपको डिविडेंड का पे आउट रेशियो नहीं दिया है, आपको बताया कि डिविडेंड किस रेट से मिलता है और डिविडेंड आपको मिलता है फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। अगर आपको डिविडेंड यील्ड दिया होता है तो मैंने आपको बताया था वो मिलता है फिर आपको मार्केट प्राइस के ऊपर। अदरवाइज आपको सिर्फ अगर लिख के दिया है कि इट इज़ डिविडेंड का परसेंटेज, इट विल अप्लाई ऑन दी फेस वैल्यू, ठीक है। यानी 20 रुपये का इसे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। नाउ ये क्या कह रहा है, आज इसने एक शेयर खरीदा है जिसकी फेस वैल्यू 100 की है, उस पर 20% का डिविडेंड मिलता है, हर साल उसे 20 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब अगर ये इसने आज इन्वेस्टमेंट कितनी की है, एक शेयर में, ठीक है, बोनस शेयर मिल गया फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में बोनस किस रेशियो से अनाउंस हुआ है, 1:5, यानी 20% का बोनस है, ठीक है। यानी कि अगर इसने 100 रुपये की फेस वैल्यू के शेयर में इन्वेस्ट किया है तो इसे 20% की जो एक्स्ट्रा वैल्यू है वो तो फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो चुकी होगी अब, 120। और बोला क्या है कि कंपनी मेंटेन करेगी एक्सपेंडेड कैपिटल बेस पे भी यही 20% का डिविडेंड रेट, यानी कि अब फोर्थ ईयर के बाद डिविडेंड रेट क्या होने वाला है हमारा, डिविडेंड का अमाउंट क्या होने वाला है हमारा 24, क्योंकि रेट तो उन्होंने क्या कहा, एक्सपेंडेड कैपिटल पे भी हम मेंटेन करके चलेंगे, एक्सपेंडेड कैपिटल बेस पे भी हम 20% का ही डिविडेंड देंगे। एक्सपेंडेड कैपिटल बेस कैसे निकालेंगे, अगर आज किसी पर्सन ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उसको बोनस शेयर मिल रहे हैं, बोनस मिल रहा है 20% का, तो यानी कि उसने अगर 100 रुपये की शेयर में इन्वेस्ट किया है तो उसे 20 रुपये फ्री में मिल रहे हैं, ये 20 रुपये फ्री में मिले, दिस इज़ दी एक्सपेंडेड कैपिटल। नाउ 20% का डिविडेंड मिला, 24 रुपीज़ आपके पास डिविडेंड हो गया, ठीक है। चलिए आगे की बात डिस्कस कर लेते हैं। द सेम रेट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी मेंटेन ऑन द एक्सपेंडेड कैपिटल बेस, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। नाउ ही इंटेंड्स टू सेल द शेयर्स एट द एंड ऑफ द 7th ईयर एट एन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ 900 ईच। अब ये क्या कह रहा है कि इनकी इंटेंशन क्या है, अब ये सोचने वाली बात है। इंटेंशन है कि अभी ये 7 साल तक तो इसे होल्ड करेंगे शेयर को, उसके बाद क्या करेंगे 7th ईयर के बाद, ठीक है, 7th ईयर के बाद एंड ऑफ जो 7th ईयर है उसमें क्या करेंगे, ये 900 में ये शेयर बेच देंगे, ठीक है। ये बिक जाएगा 900 में, ऐसी इनकी एक्सपेक्टेशन आज है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू कब की निकालनी है शेयर की, आज। तो जितनी भी एक्सपेक्टेशंस होंगी हमारी वो हम बिल्ड करेंगे आज ही उस शेयर के बारे में, सो दैट हम आज उसकी फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर सकें और हम देख सकें कि मार्केट में वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है शेयर या अंडर वैल्यूड तो नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हैं फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स एस्टिमेटेड टू बी 5%, यानी कि अगर वो बंदा परचेज़ करने जाता है, अगर 500 रुपये का शेयर है तो मैंने आपको बताया था कि अगर उसको चार्जेस लग रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज़ तो उसको क्या करना है, देखो परचेज़ प्राइस भी उसे पे ही करना है और जो परचेज़ के चार्जेस हैं वो भी क्या करने हैं, पे ही करने हैं उसको, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा 5%, क्योंकि दोनों चीज़ क्या करनी है, उसे पे करनी है, यानी उसे 500 भी पे करने पड़ेंगे और जो 5% के हमारे परचेज चार्जेस हैं वो भी उसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेलिंग उसे जो ये 900 रुपये हैं, ठीक है, ये जो 900 है ये उसको रिसीव होंगे, बट जो चार्जेस हैं वो एक्चुअली में उसे पे करने पड़ेंगे। यानी कि क्या होगा, ये जो 900 रुपये हैं ये तो इसको क्या हो जाएंगे, रिसीव होंगे, बट जो 5% के चार्जेस हैं वो उसे पे करने पड़ेंगे। यानी कि नेट इफ़ेक्ट आएगा, जब हम बाइंग के टाइम पे चार्जेस पे करते हैं तो हम उसे परचेज़ प्राइस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, लेकिन जब हम सेल के टाइम पे चार्जेस पे करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसे हम माइनस करते हैं, क्योंकि इफ़ेक्ट जो हो जाता है वो नेट हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जो सेल के प्रोसीड्स हैं वो तो हमें रिसीव होते हैं और जो क्या कहते हैं, जो चार्जेस हैं सेल के टाइम पे, वो जो चार्जेस हैं वो हमें पे करने पड़ते हैं, तो नेट इफ़ेक्ट आएगा, तो इसलिए हमें माइनस करना पड़ता है, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को इतनी सी बात थी, पहले भी समझाई हुई है बट समझ में अभी भी आ गई होगी। ही एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 12%, यानी कि आपको के ई दे दिया, ठीक है, 12% का। नाउ शुड मिस्टर ए बाय द शेयर, अगर करना चाहिए तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम प्राइस ही शुड पे फॉर ईच शेयर, अज्यूम देयर इज़ नो टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन, ठीक है। आपसे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, पहली चीज़ कि उन्हें ये शेयर परचेज़ करना चाहिए मिस्टर ए को या नहीं करना चाहिए,
और अगर करना चाहिए तो मैक्सिमम क्या प्राइस होना चाहिए ऑफ दिस शेयर जो वो रेडी हो टू पे, और उनको कोई भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम प्राइस मीन्स क्या है कि अगर इतना प्राइस दे भी दिया तो भी वो कोई लॉस में नहीं है। ठीक है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। चलिए बात कर लेते हैं, सारी चीज़ें जो थी इसमें मैंने आपको समझा दी। इसकी जो प्रेजेंटेशन है आईसीआई ने जो दी है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, आईसीआई ने जो प्रेजेंटेशन दी है मे बी आप लोगों को कन्फ्यूजिंग लग सकती है, बट आप समझने की कोशिश करोगे तो आप जो चीज़ें अब तक करते हुए आ रहे हो हर क्वेश्चन में, करा उन्होंने भी वही है। देखो हम क्या करते थे, D1 लेते थे, D2 लेते थे, 3 लेते थे, 4 लेते थे, मतलब जहाँ तक हमारी ग्रोथ वेरी करती थी वहाँ तक के हम लेते थे डिविडेंड सारे। ठीक है, उनको डिस्काउंट करके लेके आते थे 0 पीरियड पे, यही चीज़ करते थे हम। यहाँ पे एज सच ग्रोथ की तो कोई बात नहीं की इन्होंने, बस क्या चीज़ है कि डिविडेंड जो है हर साल वो सेम नहीं है। फर्स्ट 4 ईयर के लिए इट विल बी 20, बट 4th ईयर में क्या हो गई, बोनस अनाउंस हो गया है, तो 4th ईयर में क्या हो जाएगा, हमारा जो डिविडेंड है वो एक्सपेंडेड कैपिटल बेस पे हमें मिलेगा, और डिविडेंड का जो हमारा अमाउंट है वो 20 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी हमें क्या करना पड़ेगा अब, 20 + 20 + 20 + 24, कुछ इस तरीके से 24, जहाँ तक भी हमारे पास अब 7th ईयर तक है ना, तो 7th ईयर तक हमें मिलेंगे 24। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्काउंट करके लेके आना पड़ेगा 0 पीरियड पे, यूजिंग व्हाट, दी कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ द कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपको दी हुई है यहाँ पे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज़ 12% पर एनम। यही चीज़ हम अब तक कर रहे थे, ये चीज़ अभी भी करनी है। और इनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, इनकी एक सेलिंग प्राइस की भी एक्सपेक्टेशन थी, मीन्स इन्होंने टर्मिनल वैल्यू की कुछ बात हो गई क्या। ठीक है, या तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें सदियों तक इसे होल्ड करना है तो हम जहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट हो जाती है वहाँ पे हम इसकी टर्मिनल वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, और उस टर्मिनल वैल्यू को लेके आ जाते हैं डिस्काउंट करके 0 पीरियड पे। बट इन्होंने क्या करना है, इन्होंने नहीं होल्ड करना हमेशा हमेशा के लिए, इन्हें 7th ईयर में वो बेचना है, मतलब एट द एंड ऑफ 7th ईयर इनको वो सेल करना है शेयर। तो अगर इन्हें वो शेयर सेल करना है तो क्या होगा, तो अब जो इनको सेल करना है शेयर एट द एंड ऑफ 7th ईयर, उसकी जो वैल्यू है जो इन्हें रिसीव हो जाएगी, क्या वो भी इनके लिए कैश फ्लो है। आंसर इज ये, जैसे ये डिविडेंड इनको मिल रहे हैं हर साल, ठीक है, उसी तरीके से एक उनको 900 की वैल्यू और मिल जाएगी। दिस विल नॉट बी 900, क्योंकि अभी क्या था, उनके पास एक शेयर था, वो उस एक शेयर के बारे में बात कर रहे हैं कि वो शेयर 900 में बेच देंगे। बट अब क्या हो चुका है, बोनस अनाउंस हो चुका है, इनके पास अब एक शेयर नहीं होगा। अगर इन्होंने एक शेयर ख़रीदा होगा तो इनके पास टोटल कितने शेयर्स होंगे, 1.20 शेयर्स होंगे, यानी टोटल 120% इनके शेयर्स जो हैं वो उनकी वैल्यू हो गई होगी। यानी यहाँ पे 900 का एक शेयर बेच रहे थे, तो अब इनके पास टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स, ये इस एक शेयर की बात कर रहे हैं जो इन्होंने ओरिजिनली परचेज़ किया था। बट अगर बोनस अनाउंस हो गया तो 0.20 शेयर्स और मिल गए होंगे इस एक शेयर के बदले। ठीक है, एज सच आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि शेयर तो प्रोपोर्शनेटली मिलते नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ क्या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हो, 1000 खरीदे हो, 10,000 खरीदे हो, हम सिर्फ एक शेयर के बारे में बता रहे हैं, तो हम एक शेयर को भी उसी हिसाब से देखेंगे कि अगर इसमें बोनस मिला है तो वो बोनस ऐड हो गया है। ठीक है, एक्सपेंडेड कैपिटल है तो उस एक शेयर पे भी कैपिटल एक्सपेंड हो गई है। ये चीज़ मत सोचना कि प्रोपोर्शनेटली तो शेयर्स इशू होते नहीं हैं, तो इन्होंने यहाँ पे ये क्यों लिख दिया कि 1.20 शेयर्स हो गए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका भी क्या करना पड़ेगा, 1.20 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ समझ में आई हो। ये सारे हमारे क्या हैं, कैश इनफ्लोज हैं, जिसका कोई हम डिस्काउंट करेंगे और लेके आएंगे 0 पीरियड पे। 0 पीरियड पे हमसे क्या चीज़ वो पूछी गई है कि हमें ये चीज़ परचेज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। परचेज़ कब करेंगे, जब हमें प्रॉफिट हो रहा होगा। प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज़ कैसे निकालेंगे। जितने सारे ये हमारे इनफ्लोज हैं इन दी फ्यूचर, इनकी आज की वैल्यू निकाली और आज हमसे इसके लिए क्या पैसा मांगा जा रहा है वो चीज़ हम देखेंगे। अगर इनकी वैल्यू आ रही है मान लीजिए 550 की, ठीक है, आज मेरे से पैसा मांगा जा रहा है 500 रुपये इन दिस रिगार्ड। ठीक है, कि अगर आप ये शेयर्स खरीदना चाहते हो, अगर आप ये शेयर खरीदना चाहते हो और ये जो फ्यूचर के जो जितने सारे ये इन्फ्लोज हैं ये आप चाहते हो कि आपको हो जाएं, ठीक है, तो आज आपको उसके लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। अब आप देख रहे हो कि इनकी फ्यूचर वैल्यू जो जितने सारे फ्यूचर इन्फ्लोज हैं, इनकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू देखूँ इट इज़ 550 और मेरे से मांगे कितने जा रहे हैं 500 रुपये। दिस मीन्स मुझे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे, तो मैं तो ये शेयर्स खरीद लूँगी। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपली सारे हमें लेने हैं फ्यूचर के क्या चीज़, इनफ्लोज,
उन फ्यूचर इनफ्लोज को हमें डिस्काउंट करके लेके आना है ज़ीरो पीरियड पे। ज़ीरो पीरियड पे जो हमारा इनफ्लो है, ज़ीरो पीरियड पे जो हमारा आउटफ्लो है वो हमें माइनस करना है फ्रॉम दीज इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, माइनस करके देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आता है तो हम इसे बाय करने के लिए बोलेंगे, अगर नहीं आता है तो हम बोलेंगे कि आपको बाय नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि क्या मैक्सिमम प्राइस इनको पे करना चाहिए, तो वो मैक्सिमम प्राइस भी हम निकालना देख लेंगे किस तरीके से आएगा। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर देख लो। आपको अब ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जो इन्होंने ये टेबल फॉर्म में दिया हुआ है, टेबल फॉर्म भी ठीक ही है, करना वही चीज़ है जो अब तक हम करते हुए आ रहे हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, सारे के सारे कैश फ्लोज लिए हैं। ठीक है, सारे कैश फ्लोज लिए हैं, माइनस किया है क्या, जो ज़ीरो पीरियड पे इनफ्लो था, नेट गेन निकाला है, उसके बेस पे इन्होंने बताया है कि इन्हें बाय कर लेना चाहिए। कैसे लिया है देखो, 2020 था फॉर दी 3 ईयर्स, 4th ईयर में बोनस अनाउंस हो गया। बोनस के बारे में क्या बोला था कि एक्सपेंडेड कैपिटल बेस पे भी सेम जो डिविडेंड का रेट है वो कंटिन्यू करेगा। दिस मीन्स इट विल बी 24 फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। नाउ 7th ईयर के एंड में क्या हो रहा था, 900 का शेयर वो बेचने की ऐसी उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब 7 साल बीत जाएंगे, ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द 7th ईयर क्या होगा, मेरे जो शेयर की वैल्यू है वो 900 हो जाएगी, मैं इसको बेच दूंगा। लेकिन वो बात कर रहा है अपने ओरिजिनल शेयर के बारे में। वो जो एक शेयर है, वो एक शेयर जो है वो उसका प्राइस हो जाएगा 900। बट ये जो एक्चुअल में जो ये 900 है ना, ये 900 एक शेयर के बारे में बात हो रही है, लेकिन वो एक शेयर जिसमें उसने इन्वेस्ट किया था मिस्टर ए ने, वो एक शेयर के बदले उसे क्या 0.20 शेयर्स और मिल गए एज अ बोनस। यानी कि ये जो 900 है इसको भी आप एक्सपेंड कर देंगे विथ एज लाइक 1.2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है आप 900 को भी 120% बना रहे हो, क्योंकि आपका जो एक शेयर था वो भी कितना हो चुका है, अब 120% हो चुका है। दिस मीन्स इट विल बी 1.2 शेयर नाउ। तो उस 1.2 शेयर की क्या वैल्यू होगी, अगर एक शेयर की वैल्यू 900 है तो 1.2 शेयर की कितनी वैल्यू होगी, 900 इंटू 1.2। इस तरीके से इन्होंने निकाला है। और मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप सेलिंग के टाइम पे, ठीक है, सेलिंग के टाइम पे अगर आपको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, इट इज़ आउटफ्लो। बट सेलिंग जो आपकी प्रोसीड्स होती हैं, सेल प्रोसीड्स होती हैं, वो आपके लिए क्या होता है, इनफ्लो होता है। तो आपको सेलिंग चार्जेस माइनस करने पड़ते हैं। कितने सेलिंग चार्जेस थे, 5% के चार्जेस थे, यानी आपको टोटल 100% पैसा तो रिसीव नहीं होगा। अगर 900 का शेयर आप बेच रहे हो, अगर आप 900 का शेयर बेच रहे हो तो उस पर आपको टोटल 100 रुपीज़ नहीं रिसीव, सॉरी टोटल 100% पैसा आपको रिसीव नहीं होगा, आपको 5% चार्जेस पे करने पड़ेंगे। मींस आपको टोटल 95% पैसा रिसीव होगा। ठीक है, यानी टोटल इनफ्लो हमारे पास आ जाएगा 1026। ठीक है, सारे हमने इनफ्लोज लिए हैं, सबको क्या किया है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके निकाली है सबकी प्रेजेंट वैल्यू। टोटल प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास आ रही है 563.68। आज हमसे पैसा मांगा जा रहा है 500 रुपये का एक शेयर है, लेकिन हमें क्या दिया हुआ था कि परचेज़ के टाइम पे भी 5% के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। मींस परचेज़ की जो प्रोसीड्स हैं वो भी क्या है, आउटफ्लो है, और चार्जेस भी हमें पे ही करने हैं। मींस टोटल हमें 105% पे करना पड़ेगा, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 500 का 105% पे करना पड़ेगा। तो टोटल 525 हमें आज पे करने पड़ेंगे फॉर रिसीविंग दीज इनफ्लोज। तो टोटल हमारे पास आ रहा है गेन। अगर गेन आ रहा है तो ठीक है ना भाई, अगर गेन आ रहा है तो हम खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमसे एक चीज़ और पूछी थी कि क्या मैक्सिमम प्राइस मिस्टर ए को पे करना चाहिए। मीन्स अगर ये गेन ज़ीरो भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उन्हें परचेज़ करने में, ठीक है, तो भी उन्हें ख़रीद लेना चाहिए। तो मैक्सिमम प्राइस क्या होगा, देखो इनफ्लो कितना है, जो ये सारे हमारे इनफ्लोज हैं इनकी पीवी हमने निकाली थी 563.68। इतना पैसा देने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। ठीक है, हमें कितना पैसा देने के लिए तैयार होना चाहिए, जितना हमारे सारे इनफ्लोज हैं फ्यूचर के, उनकी प्रेजेंट वैल्यू जितनी आ रही है उतना पैसे टोटल अगर हम देने भी पड़े, मतलब अगर हमें, तो वी शुड बी ओके विद दैट। ठीक है, चलिए इतने पैसे हमें दे देने चाहिए फॉर दी शेयर। बट शेयर परचेज़ करने के लिए हमें चार्जेस भी पे करने पड़ रहे हैं। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि शेयर कितने का ख़रीदना चाहिए। ठीक है, ये जो चार्जेस, जो हमें परचेज चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, ये जो हमारे पास टोटल इनफ्लो आ रहा है, ठीक है,
अगर हमने ये मैंने बोल दूँ कि हमें शेयर ख़रीद लेना चाहिए 563.68 का, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 563.68 देने पड़ेंगे फॉर दी शेयर्स प्लस 5% चार्जेस और पे करने पड़ेंगे एज दी परचेज चार्जेस, ठीक है। लेकिन बात क्या है, हमें क्या करना है, ये गेन सिर्फ ज़ीरो हो जाए इतना प्राइस हम पे कर सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना लिखा आना चाहिए, 563.68 आ जाए, वी विल बी ओके, ठीक है, कि गेन ज़ीरो हो गया लेकिन लॉस भी तो नहीं है ना, तो हम परचेज़ कर लेंगे, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, राइट। तो क्या है ना, अभी यहाँ पे अगर हम 563.68 शेयर्स के लिए पे कर दें और 5% फिर हमें और देने पड़ेंगे एज अ परचेज चार्जेस, तो टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 563.68 प्लस 5% कम्स आउट टू 591.864। तो क्या यहाँ पे लॉस नहीं आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 591.864 लिखूँगी तो ये लॉस नहीं हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ये तो हमें तो शेयर परचेज़ नहीं करना मतलब हम अगर एक्चुअली में ऐसा आंसर आ रहा होता तो मैं तो शेयर परचेज़ करने के लिए बोलती ही नहीं ना, क्योंकि लॉस आ रहा है, ठीक है। दिस मीन्स कि मुझे ये 563.68 इंक्लूडिंग चार्जेस, टोटल जो मेरा अमाउंट बैठना चाहिए ना, शेयर प्राइस प्लस चार्जेस 5% के, वो होना चाहिए 563.68 मीन्स 563.68 विल बी 105% ऑफ अमाउंट, यानी 100% शेयर्स कितने के आएंगे हमारे पास, 563.68 डिवाइडेड बाय 105% कम्स आउट टू 536.84, ठीक है। ये जो 536.84 है, अगर मैं ये वाला अमाउंट पे करूँगी फॉर दी शेयर, इसमें अब जी शेयर के लिए मैं 536.84 पे करूँगी प्लस 5% के चार्जेस और देने पड़ेंगे मुझे एज अ परचेज चार्ज। आप टोटल करके देख लेना, इट विल कम आउट टू 563.68। अब आप देखो, अब आप यहाँ पे 563.68 लिख पाएंगे, अब आपका गेन हो जाएगा ज़ीरो, लॉस हो जाएगा ज़ीरो, तो आप ये अमाउंट पे करने के लिए रेडी हो जाओगे। दिस विल बी द मैक्सिमम अमाउंट दैट यू शुड पे फॉर योर शेयर, ठीक है, 536.84, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये छोटी सी चीज़ थी समझ में आई होगी कि चार्जेस भी हैं और इंक्लूडिंग चार्जेस हम 563.68 पे करने के लिए रेडी होने चाहिए। तो हमें बताना तो सिर्फ ये था कि शेयर के लिए कितना प्राइस हमें पे करना है। तो शेयर के लिए अगर हम प्राइस निकाल रहे हैं, दिस मीन्स दिस अमाउंट इज़ टोटल ऑफ व्हाट, 100% तो शेयर का अमाउंट हो जाएगा और 5% क्या है, चार्जेस भी हैं, तो टोटल दिस अमाउंट इज़ टोटल 105%। हमें निकालना है कि शेयर के लिए कितना पैसा पे करना है, तो शेयर के लिए 100% पे करना है, तो आप निकाल पाएंगे 563.68 इज़ 105%, हाउ मच विल बी दी 100%। आप देखना आपके पास 536.84 आ रहा होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 15। चलिए, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न RF is 9%. The expected rate of return on the market portfolio RM is 13%. The expected rate of growth for the dividend of Platinum Limited is 7%. The last dividend paid is 2. The beta of the Platinum equity stock is 1.2. आपको इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है। CAPM का यूज़ करेंगे, KE निकल के आएगा। D0 आपको दिया हुआ है, ग्रोथ आपको दी हुई है, आप D1 पे पहुंच सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस G, आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस निकल के आ जाएगा। इसके अलावा आपसे क्या बोला है, हाउ वुड द इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज व्हेन द इन्फ्लेशन प्रीमियम इंक्रीज बाय 2%। दिस मीन्स आपका जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 2%, क्योंकि इन्फ्लेशन आ गई है, ठीक है, इन्फ्लेशन आ गई है अगर 2% से, तो जो रिस्क फ्री रिटर्न आपको मिल रहा है 9% का, इट विल ऑल्सो इंक्रीज़ बाय 2%। इसके अलावा क्या बोला है, ग्रोथ रेट आपका इंक्रीज़ हो जाएगा बाय 3%, विच इज़ नाउ 7%, तो प्लस कर लेंगे इसमें 3% का। चलिए, बीटा आपका क्या हो जाएगा 1.3। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये तीनों चीज़ें चेंज करनी है और आपको बताना है कि किस तरीके से आपका इफ़ेक्ट आएगा ऑन दी इक्विलिब्रियम प्राइस। आई डोंट थिंक इसमें एज सच कुछ बहुत डिफ़िकल्ट है, समझने वाला है, फटाफट आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिंपली CAPM निकाला, तो सॉरी CAPM की हेल्प से KE निकाला, KE का यूज़ करके क्या किया, प्राइस निकाल दिया। फिर आप आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में ये वाला जो सॉल्यूशन है आप इसको प्रेफर करना,
ठीक है, क्या चीज़ बोली गई थी आपसे कि 2% आपका चेंज आया है, इंक्रीज़ हुआ है इन इन्फ्लेशन रेट। अगर इन्फ्लेशन में चेंज आया है, मतलब इन्फ्लेशन रेट आपका इंक्रीज़ हुआ है, दिस मीन्स आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इंक्रीज़ हुआ होगा बाय 2%। ऑल्सो जो आपका मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है वो भी इंक्रीज़ हुआ होगा बाय 2%, राइट, क्योंकि इन्फ्लेशन आई है ना मार्केट में। तो अगर इन्फ्लेशन आ गई है तो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज़ हुआ होगा और आपका रिटर्न जो है मार्केट में जो रिटर्न है वो भी आपका इंक्रीज़ हुआ होगा। इसके अलावा आपका बीटा चेंज करवाया था उन्होंने, 1.3 बोला था, कर दो उसको। और क्या बोली थी चीज़, आपको बोला था कि जो ग्रोथ रेट है वो आपका 3% से इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि 7 के बजाय कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अब आप देख लो, आप फॉर्मूला में पुट करना ये सारी चीज़ें। RF को इंक्रीज़ करा 2% से 11 आ गया, RM को इंक्रीज़ करा 2% से 15 आ गया, 1.3 हो गया है बीटा, ठीक है। आपने KE निकाला, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ग्रोथ रेट बस आपको यहाँ पे 10% करनी है, आपने ग्रोथ रेट कर दी 10%, आंसर निकल के आ गया। आप इस क्वेश्चन में अलग अलग इंटरप्रिटेशंस भी ले सकते हैं। आप सॉल्यूशन देखोगे, अल्टरनेटिव्स में आपको अलग अलग इंटरप्रिटेशन दी होगी इन चेंजेस की, ठीक है। आपको जैसे समझ में आता है वो चीज़ कंसिडर कर लेना, बट जो चीज़ सही थी मैंने आपको वहाँ पे समझा दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या लिखा है, सैम लिमिटेड हैड जस्ट पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 पर शेयर, दिस मीन्स इट इज़ D0। नाउ इट इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6%। आफ्टर paying dividend, the board declared to take up a project by retaining the next 3 annual dividends। यानी कि क्या हुआ है, कंपनी ने रिसेंटली पे किया है 2 पर शेयर का डिविडेंड, जिसकी की एक्सपेक्टेशन है कि वो 6% से ग्रो होगा आगे जाके आने वाले टाइम में, ठीक है। बोर्ड मीटिंग हुई है, उन्होंने डिसाइड किया है कि एक प्रोजेक्ट है जो हम टेकअप कर रहे हैं, जिसके चलते हम क्या करेंगे, जो ये डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। क्या करेंगे, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इज़ ऑफ सेम रिस्क एज दी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, मतलब रिस्क जो है वो सेम रहने वाला है। और इसका रिजल्ट क्या होगा कि 4th ईयर ऑनवर्ड्स द डिविडेंड विल देन बी 2.50, यानी क्या कह रहा है कि प्रोजेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो आएगा 4th ईयर के बाद दिखना आपको शुरू होगा, ठीक है। क्या होगा उस चीज़ से, डिविडेंड जो है आपका अभी 2 था, ठीक है, एट दैट टाइम इट विल बी 2.50 पर शेयर का डिविडेंड होगा, और वो ग्रो कितने से करेगा, फिर 7% से ग्रो करने लगेगा, जबकि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि 6% से ग्रो करेगा। बट इफ़ द कंपनी टेक्स अप दिस प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाएगी टू 7%, और जो डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ऑफ ₹2 वो कितना हो जाएगा, 2.50 हो जाएगा। चलिए, एक इन्वेस्टर है, उसके पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं इन सैम लिमिटेड, एंड वॉन्ट्स अ रिसीट ऑफ एटलीस्ट 2000 पर एनम। उसको क्या चाहिए कि एटलीस्ट उसे 2000 रुपये तो मिलते रहें, ठीक है, फ्रॉम दिस इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर डिविडेंड मिल रहा होता, ठीक है, तो देखो कितने पैसे मिलते से, 1000 शेयर्स इसके पास हैं, ठीक है, ₹2 पर शेयर उसे डिविडेंड मिल रहा होता, यानी हर साल उसे कितने मिल रहे होते, ₹2000 उसे मिल जाते, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम एक प्रोजेक्ट टेकअप कर रहे हैं जिसकी वजह से हम 3 साल तक तो कोई भी डिविडेंड पे कर नहीं पाएंगे। अगर ये डिविडेंड पे नहीं करते हैं तो क्या इसे ये ₹2000 एज डिविडेंड रिसीव होंगे, नहीं होंगे। जब एक कंपनी डिविडेंड बांटेगी ही नहीं तो रिसीव कैसे होंगे इसे, ठीक है, इससे तो ये 2000 रुपये रिसीव नहीं होने वाले। तो अब दूसरा तरीका क्या है इसके पास ये 2000 रुपये कमाने का, कि जो इसके पास 1000 शेयर्स हैं उसका कुछ पोर्शन करके हर साल ये बेच दे, सो दैट इसको 2000 रुपये पर एनम रिसीव हो जाए, ठीक है। चलिए, शो दैट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द बोर्ड, ऑल्सो शो एज टू हाउ द इन्वेस्टर कैन मेंटेन his target receipt from the investment for first 3 years and improved income thereafter, given that the cost of capital of the firm is 8%। यानी कि ये आपको दे दिया 3%। आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है किस तरीके से जो मार्केट में जो वैल्यू है शेयर की वो अफेक्ट हुई है, अभी क्या वैल्यू है, प्रोजेक्ट टेकअप कर लिया तो क्या वैल्यू रहने वाली है, और किस तरीके से ये जो इन्वेस्टर है जिसके पास 1000 शेयर्स हैं, इसे हर साल 2000 रुपये चाहिए, तो किस तरीके से अब ये 2000 रुपये कमाएगा, ठीक है, किस तरीके से अब ये
ले पाएगा ये 2,000 रुपये हर साल। मैंने आपको बता दिया 2 ही तरीके हैं। अगर इसको डिविडेंड मिल रहा होता तो इसे वैसे ही 2,000 रुपये मिल जाते हैं हर साल, बट क्योंकि अब डिविडेंड तो मिलेगा नहीं 3 साल तक, 3 साल के बाद डिविडेंड मिलना शुरू होगा तो ये शेयर बेचना बंद कर सकता है, ठीक है ना। अगर इसे 2,000 रुपये मिल रहे हैं आफ्टर 4 ईयर्स, आई गेस 3 ईयर्स, ठीक है, तो 4th ईयर में इसे डिविडेंड मिलेगा, तो 3 साल तक तो इसे क्या करना पड़ेगा, अपना कुछ पोर्शन ऑफ दी शेयर बेचना पड़ेगा। उस टाइम के प्राइस पर डिपेंड करेगा कि कितना शेयर इसे बेचना पड़ेगा, ठीक है, कितना पोर्शन ऑफ दी शेयर्स इसे बेचना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इसके पास कितने बच गए हैं एट दी 4th ईयर, ठीक है। 4th ईयर पे जब इसे डिविडेंड मिलेगा तो हम ये चीज़ डिसाइड कर पाएंगे कि क्या बचे हुए नंबर ऑफ शेयर्स पे इसे जो डिविडेंड मिल रहा है वो इसकी जो उम्मीद है कि इसे हर साल 2,000 रुपये मिल जाए, क्या ये चीज़ वो पूरी कर पा रही है या नहीं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना बहुत आराम से। ट्रिकी लग सकता है समझने में, प्रॉब्लम हो सकती है समझने में, बट अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आई हो कि इसके पास अब क्या ऑप्शन रह गया है कि ये थोड़ा थोड़ा पोर्शन बेचेगा, ठीक है, किस प्राइस पे बेचेगा, जो उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा उस टाइम पे देखी जाएगी ना, ठीक है, जो उस टाइम पे प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे बेचेगा, ठीक है। और प्राइस की एक्सपेक्टेशन किस तरीके से बिल्ड हो रही होगी। अब आप देखो, अगर आज मुझे प्राइस निकालना पड़े शेयर का तो मेरे पास क्या चीज़ है, 2 पर शेयर का। एक सेकंड रुको, मुझे थोड़ा क्लियर करने दो सो दैट आपको दिखे सही से। देखो, अगर मुझे आज डिसाइड करना हो कि शेयर का प्राइस क्या है तो मेरे पास 2 पर शेयर का डिविडेंड है, ठीक है, ग्रोथ रेट भी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, सब कुछ तो है मेरे पास। मैं एक एक्सपेक्टेशन तो बिल्ड कर ही सकती हूँ प्राइस की, बट इन्होंने ये प्रोजेक्ट टेकअप कर लिया जिसने कि ये डिविडेंड तो दे ही नहीं रहे, ठीक है। डिविडेंड कब देंगे, अभी ये 4th ईयर पे देंगे, 5th ईयर पे देंगे, ग्रोथ रेट दी हुई है तब की दी हुई है ना। तो अब मुझे बिल्ड जो करनी है अपनी एक्सपेक्टेशन वो किस हिसाब से करनी है, जो अब प्रोजेक्ट टेकअप करने के बाद चीज़ें होने वाली हैं उस बेस पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सिंपल सी चीज़ें, अगर आपको ये छोटी छोटी बात जो मैंने बताई अभी समझ में आ गई तो आपको सॉल्यूशन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फटाफट से देख लो, एसेट्स तो कुछ भी नहीं है इसमें, बट आपको बस यही चीज़ें नहीं समझ में आती कि शेयर बेचना है तो किस प्राइस पे बेचना है, कितने शेयर बेचने हैं, और फिर ये जो कैलकुलेशन है ये रिवर्स क्यों हो रही है, ठीक है। ये छोटी सी बात है, बस यही नहीं समझ में आती, वरना तो एसेट्स क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इट वॉज क्वेश्चन नंबर 16। चलिए देखो, मैंने क्या कहा, अगर आपको डिटरमाइन करना है कि आज इस शेयर का प्राइस क्या होना चाहिए तो आज के लिए तो हमारे पास डेटा था ही, 2 रुपीज़ पर शेयर का क्या था, डिविडेंड था, ठीक है, ग्रोथ रेट थी 6% की और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दी हुई थी 8%। हमने करके निकाल लिया प्राइस कितना था, ठीक है, क्योंकि हमें बताना तो ये भी है कि प्रोजेक्ट टेकअप करने की वजह से क्या इफेक्ट आया है ऑन दी मार्केट प्राइस, ठीक है। तो अगर नहीं टेकअप करते तो ये चीज़ हो रही होती ना मार्केट में, परपेचुअली ग्रोथ चल रही होती 6% की, 2 रुपये का डिविडेंड जा रहा होता हर साल, राइट। बट अब क्या हुआ है, देखो बोर्ड ने इम्प्लीमेंट कर दिया अपना डिसीजन। अब क्या होगा, 3 साल तक तो कुछ नहीं मिलेगा, 4th ईयर में आपको जाके डिविडेंड मिलेगा 2.5 का एंड ग्रोथ रेट विल कंटिन्यू टू बी 7%। अब आप देखो, अगर आप प्राइस निकालने जाओ तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेने पड़ेगा डिविडेंड एट 4th ईयर, ठीक है। आपको क्या लेना पड़ेगा, डिविडेंड जो आपको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एट 4th ईयर। आपको प्राइस कब का निकालना पड़ेगा, आज का प्राइस निकालना है आपको, ठीक है, बट आपको कौन सी चीज़ें कंसिडर करनी है, 4th ईयर एंड वाली, ठीक है। 4th ईयर के एंड पे आपको डिविडेंड रिसीव होगा, 4th ईयर पे आपको ये डिविडेंड मिलेगा ऑफ 2.50, ठीक है। 3 साल तक आपको कोई भी डिविडेंड नहीं मिलेगा, 4th ईयर पे आपको 2.5 का डिविडेंड मिलेगा जो कि कंटिन्यू ग्रो करेगा विद द रेट ऑफ 7%। यानी कि ग्रोथ कांस्टेंट कहाँ से हो रही है, 3rd ईयर एंड से, ठीक है। कहाँ से कांस्टेंट हो रही है, 3rd ईयर एंड से, यानी आपको टर्मिनल वैल्यू निकालनी पड़ेगी एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, ठीक है। 3rd ईयर की टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए D4 कंसिडर करना होता है, D4 हमें पता है, और क्या करना होता है, KE माइनस G करना होता है। G कौन सा, जो कांस्टेंट रहने वाला है, KE माइनस G किया, ठीक है। ये क्या आ गई, टर्मिनल वैल्यू आ गई फॉर दी 3rd ईयर एंड, ठीक है। लेकिन वैल्यू कब की निकालनी है, आज की, क्योंकि हमें ये चीज़ बतानी है कि क्या इफेक्ट आएगा ऑफ दिस डिसीजन जो वो ले रही है कंपनी, जो बोर्ड ले रहा है कंपनी का, उसका क्या इफेक्ट आने वाला है। आज प्राइस कितना है, 106, इस डिसीजन की वजह से प्राइस पे क्या इफेक्ट आया है, तो कैसे निकालोगे, टर्मिनल वैल्यू कब की है, 3 ईयर्स एंड की वैल्यू निकालनी है आज की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे आज की वैल्यू में
कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिस्काउंट करोगे, किससे डिस्काउंट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर दी थर्ड ईयर लेंगे, टेकअप करेंगे, हमारे पास आ गया आंसर। क्या वैल्यू रहेगी आज अगर वो टेकअप कर लेता है ये वाला प्रोजेक्ट, ठीक है। देख लो आप, प्राइस में हो गया है इंक्रीमेंट, दिस मीन्स क्या होगा, शेयर का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा हमसे क्या पूछा था, एक तो हमसे पूछा था कि क्या इफेक्ट आने वाला है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो कि ये थर्ड ईयर एंड की टर्मिनल वैल्यू क्यों निकाली है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ग्रोथ कांस्टेंट हो जा रही थी यहीं पे फर्स्ट ईयर पे, ठीक है, ग्रोथ कांस्टेंट ही थी हमेशा से, यहाँ पे क्या थी, ग्रोथ कांस्टेंट ही थी, यहाँ पे परपेचुइटी का ही कॉन्सेप्ट लग रहा था डायरेक्टली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट लगा के निकाल लिया था आंसर। बट आफ्टर ये जो प्रोजेक्ट टेकअप कर लिया है बोर्ड ने, अब क्या हो रहा है, 3 साल तक तो डिविडेंड मिल ही नहीं रहा, 3 साल के बाद चीज़ें कांस्टेंट हो रही हैं, तो जो टर्मिनल वैल्यू निकल के भी आएगी तो वो कब की आएगी, थर्ड ईयर एंड ही आएगी। लेकिन वैल्यू तो मुझे आज की पता करनी है ना शेयर की, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट करके लेके आना पड़ेगा थर्ड ईयर में। आई गेस मैंने आपको लास्ट पार्ट में शायद मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि अगर आपको वैल्यू दी हुई ऑफ दी थर्ड ईयर तो आपको डिस्काउंट नहीं करना पड़ता, पर अगर आपको नहीं दी है तो आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा था कि वो जो इन्वेस्टर है जिसे हर साल 2000 रुपये चाहिए, अब वो बंदा क्या करेगा, क्योंकि 3 साल तक तो उसको ये 2000 रुपये नहीं मिलने वाली, डिविडेंड कुछ भी नहीं मिलने वाला, तो हम क्या बोलेंगे कि उसे शेयर सेल करने पड़ेंगे। कितने शेयर सेल करने पड़ेंगे, ठीक है, कितने शेयर सेल करेगा कि उसे 2000 रुपये मिल जाए, ठीक है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि शेयर का प्राइस क्या है, उस बेस पर वो डिसाइड करेगा ना कि कितने शेयर बेचूँ कि 2000 रुपये मिल जाए मुझे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शेयर का प्राइस निकालना है। अब उसे शेयर बेचने का है, उसे हर साल चाहिए 2000 रुपये, तो यानी वो कुछ शेयर बेचेगा फर्स्ट ईयर एंड पे, कुछ शेयर्स बेचेगा सेकंड ईयर एंड पे, कुछ शेयर्स बेचेगा थर्ड ईयर एंड पे। क्या वो फोर्थ ईयर एंड पे शेयर्स बेचेगा, आंसर इज नो, नहीं बेचेगा। क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको डिविडेंड रिसीव हो जाएगा, और क्या पता डिविडेंड जो है वो पूरा ही अमाउंट जो 2000 का है वो कवर कर ले और वो उसको प्रोवाइड कर दे, ठीक है। लेकिन अगर वो 2000 पूरा कवर नहीं कर पाया तो शायद उसे फोर्थ ईयर एंड पे भी शेयर्स बेचने पड़े। बट फिलहाल हम ये चीज़ मान के चल रहे हैं कि 3 साल तक उसे कोई डिविडेंड नहीं मिलने वाला, तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि 3 साल का क्या प्राइस रहने वाला है, और उस प्राइस के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि भाई कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसे बेचने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। देखो, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस 3 ईयर्स बाद क्या होगा, 2 ईयर्स बाद क्या होगा, 1 ईयर बाद क्या होगा। 3 ईयर्स बाद अगर आप ले रहे हो तो आप छोटी सी चीज़ समझना, अभी आपने निकाला प्राइस एट 0 ईयर, ठीक है, ठीक है, 0 पीरियड ऑफ टाइम पे आपने प्राइस निकाला। तो कैसे निकाला, टर्मिनल वैल्यू कंसिडर की, ठीक है, क्योंकि ये प्राइस का टर्मिनल वैल्यू कहाँ की थी, थर्ड ईयर एंड की थी। प्राइस कब निकालना था, 0 पीरियड पे निकालना था, तो डिस्काउंट किया और लेके आ गए कहाँ, 0 पीरियड पे, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्राइस निकालना होता थर्ड ईयर का, ये थर्ड ईयर का ही प्राइस निकालना होता, ये टर्मिनल वैल्यू भी कहाँ की है, थर्ड ईयर की, तो ये चीज़ आपको करनी पड़ती क्या, आंसर इज नो। सिर्फ इतना करके काम चल जाता क्या, इतना ही किया है इन्होंने यहाँ पे भी, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि आपको निकालनी है प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, तो ये तो टर्मिनल वैल्यू आपने निकाली है एट द एंड ऑफ 3 ईयर, टर्मिनल वैल्यू एट थर्ड ईयर क्यों आई, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद चीज़ें कॉन्स्टेंट हो रही हैं, ठीक है। तो टर्मिनल वैल्यू कब की निकाली हमने, थर्ड ईयर की निकाली। अब देखो, आपको थर्ड ईयर से आना है सिर्फ सेकेंड ईयर पे, सिर्फ 1 साल का चेंज है, ठीक है, 0 पे नहीं लाना, कहाँ लाना है, थर्ड से सेकेंड पे लाना है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कब का यूज़ करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल का यूज़ करना पड़ेगा। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे की है, आपके पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलिए, अगर आपसे यहीं पे कहा होता कि आपको निकालना है प्राइस एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अब ये टर्मिनल वैल्यू कहाँ की है, थर्ड ईयर की है, आपको थर्ड से 0 पे नहीं आना है, थर्ड से फर्स्ट ईयर एंड पे आना है, यानी 2 साल का डिफरेंस है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी कितना लगेगा, 2 साल का यूज़ होगा। ये देखो यहाँ पे इन्होंने किया है, आंसर आ गया। अब देखो, ये प्राइस रहने वाला है शेयर का एट फर्स्ट ईयर एंड, सेकेंड ईयर एंड एंड थर्ड ईयर एंड। इसे कितने पैसे चाहिए, 2000 रुपये चाहिए। अब देखो, 2000 रुपये चाहिए और शेयर का प्राइस कितना है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, 214.33, तो टोटल कितने शेयर्स उसे सेल करने चाहिए, 2000 डिवाइडेड बाई 214.33 कम्स आउट टू 9.33। अब ऑब्वियसली बात है 9.33 शेयर्स तो ऑब्वियसली ये नहीं बेचेगा, ठीक है। क्या करेगा, 9.33 शेयर्स तो ये नहीं बेचेगा, प्रोपोर्शनेटली तो नहीं बेच सकते ना शेयर्स,
ठीक है। ऊपर जो चीज़ थी क्वेश्चन में जहाँ पे हम प्रोपोर्शन करके देख रहे थे, वो सिर्फ इसलिए करके देख रहे थे कि बोनस शेयर्स भी उसको प्रोपोर्शन में दे रहे थे, 0.20 बोनस शेयर्स भी ऐड करके देख रहे थे, क्योंकि हमें नहीं पता था, हो सकता है उसने 100 शेयर्स लिए हों, 50 लिए हों, 200 लिए हों, 1000 लिए हों, हमें नहीं पता था। हम उसको बता रहे थे कि एक शेयर के हिसाब से अगर करा होगा तो ये चीज़ आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे आप अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है कि इसके पास हैं, जो 1000 शेयर्स हैं इसके पास हैं। ठीक है, उसमें से आपको बेचनी है, आपको कितने बेचने हैं पूछा गया है, तो आप प्रोपोर्शन में तो नहीं बेच सकते। ठीक है, यानी आपको टोटल 10 शेयर्स बेचने पड़ेंगे। सिमिलरली 2000 रुपये से सेकेंड ईयर एंड पे भी चाहिए होंगे। प्राइस क्या है 231.48, आप निकालो 2000 डिवाइडेड बाय 231.48 कम्स आउट टू 8.64, यानी आपको 9 शेयर्स यहाँ पे बेचने पड़ेंगे। थर्ड ईयर में भी आप निकालेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपको 8 शेयर्स बेचने पड़ेंगे। नाउ अब देखो फोर्थ ईयर पे क्या होगा, आपको डिविडेंड रिसीव हो जाएगा। कितना डिविडेंड रिसीव होगा 2.5 रुपीज़ पर शेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने बचे हैं। टोटल कितने शेयर्स थे इसके पास 1000, माइनस कर लो, 10 माइनस होगा, 9 माइनस होगा, 8 माइनस होगा, आपके पास शेयर्स आ रहे हैं 973। 973 पे आप देखो आपको 2.5 का क्या मिलेगा, डिविडेंड रिसीव होगा। ठीक है, कितना हो गया टोटल डिविडेंड 2432.50 का डिविडेंड होगा। एंड ऑब्वियसली बात है आप नंबर ऑफ शेयर्स तो आपके चेंज होंगे नहीं और डिविडेंड आपका ग्रो करता जाएगा, यानी इसे हर साल 2000 तो रिसीव हो ही जाएंगे। अब इसे कुछ भी करने की आसत ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं समझ में आया हो तो पूछ लेना, अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही वो जो बोनस वाला शेयर था, जो बोनस शेयर वाला क्वेश्चन था वो भी इम्पॉर्टेंट था, उसको भी आप मार्क कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या दिया है, XYZ लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹2 फॉर द करंट ईयर। इन्होंने क्या किया, अभी डिविडेंड पे किया है, दिस मीन्स इट इज़ D0। आप करंट ईयर देख के कन्फ्यूज़ मत होना, करंट ईयर मीन्स इन्होंने अभी ये शेयर पे जो डिविडेंड है ये पे कर दिया है। नाउ इट इज़ D0, ठीक है, नॉट D1। द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 40%, आपको ग्रोथ रेट भी दिया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स एंड आफ्टरवर्ड्स 15% पर एनम, यानी यहाँ तक ग्रोथ क्या है फॉर द 5 ईयर्स इट विल बी वेरिएबल बट आफ्टर दैट इट विल बी कॉन्स्टेंट। नाउ द रिटर्न ऑन 182 days T-bill is 11% per annum and the market return is expected to be around 18% with a variance of 24%। आपको कोवेरेंस दिया हुआ है 30% का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द स्टॉक, यानी आपको यहाँ पे KE निकालना है। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो यही समझ में आता है कि KE निकालना है एंड फिर प्राइस निकालना है। D0 हमें पता है, ग्रोथ हमें पता है, पता क्या नहीं है, KE हम निकाल लेंगे। क्या करके KE निकालेंगे, RF इन्होंने दिया है क्या हमें, देखो आप 182 days T-bill, ट्रेजरी बिल किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है, यानी कि रिस्क फ्री ही है, जो भी ये रिटर्न मिल रहा होगा ये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न होगा, यानी RF दे दिया। ऑल्सो आपको क्या चीज़ दी हुई थी, मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, यानी RM भी दिया हुआ है। एक आपको वेराइंस दे दिया मार्केट का, एक दे दिया कोवेराइंस, ठीक है, ऑफ द मार्केट एंड दी शेयर, XYZ लिमिटेड का शेयर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपको RF पता है, RM पता है, क्या नहीं पता, CAPM अगर लगाना है हमें तो हमें क्या नहीं पता, बीटा नहीं पता। ठीक है ना, बीटा नहीं पता। अगर आपने पोर्टफोलियो चैप्टर इससे पहले किया हुआ है तो आपको पता होगा कि कोवेराइंस का एंड वेराइंस ऑफ द मार्केट का यूज़ करके किस तरीके से बीटा निकल के आता है। कोवेराइंस को आपको डिवाइड करना होता है विद दी वेराइंस ऑफ द मार्केट, आपके पास निकल के आ जाता है बीटा। सिंपली देन आप CAPM लगाएंगे, आपके पास KE निकल के आ जाएगा एंड आप उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्राइस निकाल सकते हैं ऑफ द शेयर। एक बार मैं दिखा देती हूँ, जो फॉर्मूला है ये बीटा का जिसमें वेराइंस एंड कोवेराइंस यूज़ हो रहा है, ये मैं आपको पोर्टफोलियो चैप्टर में अच्छे से बता पाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ तो नहीं बता रही कि ये फॉर्मूला किस तरीके से डराइव हुआ है। बीटा का मतलब आप लोगों को समझ में आता होगा कि बीटा मतलब है कि किस तरीके से आपका जो स्टॉक है उसके प्राइस में चेंज आ रहा है, उसके रिटर्न में चेंज आ रहा है विद द रिटर्न इन दी मार्केट, विद द चेंज इन द रिटर्न ऑफ द मार्केट। मतलब जिस हिसाब से मार्केट में चेंज आ रहा है उस हिसाब से किस तरीके से, मतलब जो भी इफेक्ट आ रहा है ना मार्केट का ऑन दी स्टॉक, वो आपको देखना है। मतलब अगर निफ्टी बढ़ रहा है और आपका स्टॉक भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, सेम रेट से बढ़ रहा है, मीन्स बीटा इज़ 1।
ठीक है, क्योंकि उसी रेट से मार्केट बढ़ रही है और उसी रेट से आपका स्टॉक बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपकी मार्केट जो है यानी निफ्टी है, मान लीजिए निफ्टी आपका जिस रेट से बढ़ रहा है उससे डबल रेट से आपका स्टॉक बढ़ रहा है, मीन्स इफेक्ट क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, दिस मीन्स बीटा इज़ 2। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी जो ये फॉर्मूला का डेरिवेशन है ये मैं आपको पोर्टफोलियो चैप्टर में बता दूंगी। फिलहाल आप बीटा निकाल लीजिए विद दिस फॉर्मूला। बीटा निकाला, CAPM लगाया, KE निकाल लिया, डिविडेंड दिए हुए हैं, डिविडेंड दिया है, KE की हेल्प से डिस्काउंट किया, प्रेजेंट वैल्यू निकाली, हमारे पास आंसर आ गया। ऑफ दी डिविडेंड की जो डिस्काउंटिंग है उसका आंसर आया है यहाँ पे। फिर आपको एक टर्मिनल वैल्यू भी लेनी होती है, आपको ये टेबल फॉर्मेट में बनाना है, टेबल में बना लो, अदरवाइज़ आप इसे ये D1 डिवाइडेड बाय 1 + KE की पावर 1 इस तरीके से आप करते हो, आप उसी तरीके से करो। एंड लास्ट में आप क्या करते हो, टर्मिनल वैल्यू लेते हो, टर्मिनल वैल्यू को डिवाइड करते हो विद KE - G एंड फिर उसे अगेन आप प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हो। कितने साल बाद की है, 5 के बाद है ना, तो 5 से आप करोगे। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हो, इस तरीके से कर लो। ये चीज़ें थोड़ी प्रेजेंट करने में बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए टेबुलर फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है, आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, दैट्स योर कॉल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है फॉर दी शेयर वैल्यूएशन। ठीक है, इसके बाद जो है वो बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बायबैक का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राहुल लिमिटेड हैज़ सरप्लस कैश ऑफ ₹100 lakhs एंड वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट 27%। क्या कह रहा है, सरप्लस कैश है इसके पास 100 lakhs का, जिसमें से कि 27% ये डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, मीन्स 27 lakhs ही डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता होगा, राइट। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक इट्स शेयर, यानी बाय बैक करेगा और पैसे शेयर होल्डर के पास पहुंच जाएंगे। फाइनेंस मैनेजर क्या कहता है कंपनी का कि शेयर प्राइस जो होगा आफ्टर द रीपर्चेज मीन्स आफ्टर द बाय बैक, शेयर प्राइस क्या होगा 10% अबव द बाय बैक प्राइस होगा इफ़ द बाय बैक रूट इज़ टेकन। अगर आपका बाय बैक प्राइस आप x रखते हो तो आपका मार्केट में प्राइस कितना हो जाएगा, x + x का 10%। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, x का 110% प्राइस हो जाएगा इन दी मार्केट। ठीक है, द नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट प्रेजेंट इज 10 lakhs एंड द करंट EPS इज ₹3। आपको करंट अर्निंग प्राइस पर शेयर्स दिया हुआ है, आपको बताया है कि जो शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं वो कितने हैं, 10 lakhs हैं। ठीक है, कितने शेयर्स आप बायबैक करेंगे, किस प्राइस पे आप बायबैक करेंगे, वो चीज़ आपको बतानी है। आपको सिर्फ एक चीज़ बताई हुई है कि आफ्टर द बायबैक जो प्राइस है, मार्केट प्राइस है, वो बायबैक प्राइस का 110% हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको क्या बोला है, द प्राइस एट विच द शेयर्स कैन बी रीपर्चेज, अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी कितना हो जाना चाहिए, टोटल ₹210 lakhs हो जाना चाहिए आफ्टर दी बायबैक, यानी टोटल जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो कितना हो जाएगा, ₹210 lakhs। ठीक है, ये 210 lakhs किसके होंगे, आफ्टर जो बायबैक हमारे पास शेयर्स बच गए हैं ये उनकी प्राइस होगी। ठीक है, और क्या चीज़ बोली हुई है कि आफ्टर दी बायबैक मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, जो बायबैक प्राइस है उसका 110% हो जाएगा, यानी इसकी हेल्प से आप क्या निकाल पाएंगे, बायबैक प्राइस निकाल पाएंगे। दी नंबर ऑफ शेयर्स आप कितने रिपर्चेज कर सकते हैं और EPS पे क्या इफेक्ट आएगा, ये चीज़ आपको देखनी है। आपको सिर्फ इक्वेशन बनानी है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। सिंपल एक इक्वेशन बनेगी, किस तरीके से बनेगी, आपको पता है टोटल मार्केट कैप पता है आपको, ठीक है, 210 lakhs का है। आपको ये चीज़ पता है कि बायबैक प्राइस जो है उसका 110% प्राइस हो जाएगा इन दी मार्केट शेयर्स का आफ्टर दी बायबैक। ठीक है, अगर बायबैक हम कर लेती है कंपनी तो जो बायबैक प्राइस कंपनी डिसाइड करेगी उसका 110% मार्केट में उस शेयर का प्राइस फिर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ अगर आपको समझ में आई हो, आप पता हो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आपको आफ्टर दी बायबैक दी हुई है, दिस मीन्स वो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इट विल बी फॉर दी शेयर्स जो कि बचे हुए हैं आफ्टर दी बायबैक। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से। देयर यू गो, इन्होंने क्या बोला, बायबैक प्राइस आप P डिसाइड कर लो। आपको क्या बोला है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर बायबैक आपको दिया हुआ है 210 lakhs का। ठीक है,
कि 210 लाख किसके होंगे। देखो 210 लाख में क्या चीज़ होगी, एक तो शेयर्स होंगे आफ्टर बायबैक वाले, ठीक है, और क्या होगा इसमें, ये जो आफ्टर बायबैक वाले शेयर्स हैं इनको मल्टीप्लाई किस चीज़ से किया होगा, मार्केट प्राइस से। और ये मार्केट प्राइस के बारे में क्या चीज़ बोली हुई थी कि ये बायबैक प्राइस का 110% है, ये बोला था। बन गई इक्वेशन, बनाई है इन्होंने, देखो इस एक बार, ये क्या है, मार्केट प्राइस के बारे में बात हो रही है। बायबैक प्राइस का 110% क्या हो जाएगा, एक बार और मैं बता देती हूँ मार्क करके, बायबैक प्राइस का 110% क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा। मार्केट प्राइस को आपको मल्टीप्लाई करना है विद द नंबर ऑफ शेयर्स दैट आर नाउ आउटस्टैंडिंग। कितना हो जाएगा, ओरिजिनल शेयर्स में से अगर हम शेयर्स जो हम बायबैक कर रहे हैं वो हटा देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, शेयर्स आफ्टर दी बायबैक बच जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने प्राइस जो है वो पे करने के लिए तैयार था, वो कह रहा था कि मैं 100 लाख मेरे पास है प्रॉफिट्स में, मैं उसमें से 27% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। तो ये आपके पास आ रहा है 27 लाख्स, देखो ये आ गया हमारे पास 27 लाख्स, ये टोटल प्राइस है जो वो पे करने के लिए तैयार है फॉर बाइंग बैक दी शेयर्स, ठीक है। अगर वो बायबैक करने के लिए टोटल 27 लाख्स पे करने के लिए तैयार है, ठीक है, तो क्या बायबैक प्राइस से अगर मैं उसे डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास निकल के आ जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो बायबैक करेगा, ठीक है। टोटल बायबैक प्राइस जो रहने वाला है हमारा, जितने वो बाइंग बैक करने के लिए प्राइस पे करने के लिए तैयार है, विच इज़ 27 लाख्स, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूँ बायबैक प्राइस से, ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे जो बायबैक करने हैं मुझे, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ कि मुझे 27 रुपये के शेयर्स बायबैक करूँगी, मैं 27 रुपये दूंगी पर शेयर, ठीक है, तो टोटल अगर मुझे 27 लाख्स मतलब मैं पे करने के लिए तैयार हूँ टोटल 27 लाख्स, मैं एक शेयर का प्राइस रख रही हूँ बायबैक करने के लिए 27, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में कितने बायबैक कर सकती हूँ, 1 लाख, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स ही निकल के आएगा ना, अगर मैं 27 लाख्स को विच इज़ द टोटल फंड अवेलेबल फॉर बाइंग बैक दी शेयर्स, अगर मैं उसे डिवाइड कर देती हूँ विद द बायबैक प्राइस, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएगा जो मुझे बायबैक करने हैं। तो इन्होंने क्या किया यहाँ पे, इसको हमें सिर्फ देखो दो चीज़ें नहीं पता थी ना हमें इक्वेशन में दो चीज़ें नहीं पता, एक तो हमें पी नहीं पता, ठीक है, जो कि हमने अज्यूम किया है कि हमारा बायबैक प्राइस है पी। एक हमें ये नहीं पता, ओरिजिनल शेयर्स हमें पता है लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक करने हैं को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टोटल जो हमारे पास अमाउंट है वो है 27 लाख्स का, अगर मैं उसे डिवाइड कर दूँ विद दी पी विच इज़ दी बायबैक प्राइस, तो मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो इन्होंने यहाँ पे ये पुट कर दिया, ठीक है, दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, 210 लाख्स। आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा कि बायबैक प्राइस आपको रखना है 21.79 पर शेयर का। अब आप देखो 27 लाख्स टोटल क्या था हमारे पास, फंड अवेलेबल था जो हम रेडी थे पे करने के लिए फॉर बाइंग बैक दी शेयर्स। अब देखो 21.79 हम पर शेयर पे कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हम बाय बैक कर रहे हैं वो कितने आ जाएंगे, 27 लाख्स डिवाइडेड बाय 21.79 कम्स आउट टू दिस 123,910 शेयर्स हैं जो हम बाय बैक करेंगे। इसके अलावा हमसे पूछा था कि ईपीएस पे क्या इफेक्ट आएगा। अब आप देखो जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं अब जो बचे हुए हैं वो कितने हैं, हम माइनस कर देंगे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, राउंड ऑफ कर लिया है। आप देखो अगर कन्फ्यूजन होती है तो मोस्टली तो क्या है ना, राउंड ऑफ अगर आप कर देते हो तो गड़बड़ी है, ठीक है, क्योंकि आईसीआई ने क्या राउंड ऑफ किया है नहीं किया है, उनके सजेस्टेड आंसर में क्या आएगा ये चीज़ आपको पता नहीं होती है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि इस केस में आप यही जो 123,910 शेयर्स है आप इसको ही नीचे कंटिन्यू करो, ठीक है, इसी से ही सॉल्व करो, ठीक है। आप इसको 1.24 लाख्स मत करो, ठीक है। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप फुल अगर इस तरीके का क्वेश्चन है जहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ रहे हैं, आप यहाँ पे राउंड ऑफ मत करो, ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आईसीआई राउंड ऑफ करके भी सजेस्टेड आंसर में दे सकती है, तो उस केस में अगर आपने राउंड ऑफ किया होगा तो अगर करेक्ट राउंड ऑफ किया होगा तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको इस तरीके से लिखाओ 1.24 है, आप 239 इस तरीके से लिख दो लैक्स, ठीक है। तो अगर आपने फिर परफेक्ट राउंडिंग ऑफ किया होगा तो आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने पूरा लिखा होगा तो चांसेस कम है कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो, आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप
इस केस में राउंडिंग ऑफ ना करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप करते हो तो ठीक है। ठीक है, चलिए नंबर ऑफ़ शेयर्स निकल के आ गए, जो आफ्टर दी बायबैक नंबर ऑफ़ शेयर्स हो जाएंगे, हमें वो चीज़ पता चल गई। ठीक है, इन्होंने देखो यहाँ पे फुल आंसर भी दिया हुआ है। राउंड ऑफ का थोड़ा चांस रहता है कि आपने वो चीज़ राउंड ऑफ उस तरीके से की होगी या नहीं की होगी। ठीक है, बट अगर आप फुल आप सॉल्व करके आते हो तो उसमें तो कोई चांस है ही नहीं है। 1 2 3 9 1 0 है, ये ऐसा ही रहेगा। आप यही माइनस करोगे, आपके पास नंबर ऑफ़ शेयर्स आएंगे। ठीक है, अब आप देख लो जो EPS था वो कितना था, पहले 10 लाख शेयर्स थे इंटू 3 पर शेयर का EPS था, यानी टोटल हमारे पास कितनी अर्निंग्स थी, 30 लाख की अर्निंग थी। ठीक है, नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हो गए हैं, अब पहले 10 लाख थे, अब कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स हो गए हैं, 876090, यानी आपको 30 लाख को डिवाइड कर देंगे विद द न्यू नंबर ऑफ़ शेयर्स, आपके पास निकल के आ जाएगी क्या, इंक्रीज्ड EPS। क्यों EPS क्यों इंक्रीज़ होगी आफ्टर दी बायबैक, क्योंकि पहले जो अर्निंग्स थी वो डिवाइड हो रही थी ज़्यादा नंबर ऑफ़ शेयर्स में। ठीक है, अब आपकी अर्निंग्स तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, अगर आपने शेयर बायबैक कर लिया तो आपकी अर्निंग्स पे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, आंसर इज़ नो। अर्निंग्स तो आपकी वही 30 लाख रुपीज़ रहेगी, आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स कम हो जाएंगे, यानी पर शेयर अब आपको जो अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट होगी, जो आपको अर्निंग्स होंगी पर शेयर, वो क्या होंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी आपको डाउट है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, आपको कुछ पूछना है, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, आप कहीं पे भी मैसेज कीजिए, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूँगी। छोटा मोटा डाउट है आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, सो दैट मुझे भी ये चीज़ पता रहे कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं या क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।